भौतिक विज्ञान में आज मैं आप लोगों को पहला चैप्टर गति पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है ना, मोशन गति पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि गति क्या है, यानी गति की अवस्था होती क्या है, यही हमें जानना है। तो सीधी सी बात है, गति हम किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति वस्तु क्या होता है, समय के साथ साथ इधर उधर मूव करता रहता है, चलता रहता है, तो हम क्या कह देते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है ना। कि जब कोई वस्तु है, व्यक्ति है, टहल रही है, इधर उधर चल फिर रही है, तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु गतिमान है, व्यक्ति गतिमान है ना। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है तो हम कहते हैं वस्तु गति की अवस्था में है। तो गति की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रही है तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है, ठीक है ना। अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कह देंगे वस्तु गति की अवस्था में ना होकर के विरामावस्था में है, रुकी हुई है, स्थिर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग गति की परिभाषा समझ चुके हैं। थोड़ा सा ये समझना है कि हम गति किसके सापेक्ष लेते हैं, कैसे कह देते हैं कि हाँ यह वस्तु गतिमान है। वो तो ठीक है कि हमने मान लिया कि चल फिर रही है, गतिमान है, तो हम कह दिए गति है, गति की अवस्था में है ना। लेकिन कैसे जान गए हम कि यह वस्तु गति की अवस्था में है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें करना क्या है, गति की सापेक्षता समझना है, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। रिलेटिविटी ऑफ मोशन, गति की सापेक्षता समझना है। वास्तव में होता क्या है कि हम एक अकेली वस्तु की गति या स्थिति की अवस्था को, स्थिर अवस्था को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। गति की अवस्था या विरामावस्था को, एक अकेली वस्तु की अवस्था को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे हम ही हैं, अपने लिए हम कहें कि हम गतिमान हैं, तो हम कब गतिमान हैं, कैसे गतिमान हैं, किसके सापेक्ष गतिमान हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अभी हम यहाँ पर थे, थोड़ी देर में कमरे के उस किनारे पहुँच गए, है ना। सपोज दैट एक रूम है, रूम में ही हम चल फिर रहे हैं, तो हम किसके सापेक्ष गतिमान हैं, उस रूम में किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष। या ये कहते जैसे इस दीवार, अभी मैं इस दीवार के समीप हूँ, थोड़ी देर दूसरी दीवार के समीप पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ पर हमने क्या लिया, एक दीवार के सापेक्ष हमने दूरी को बताया कि अभी इस दीवार के नज़दीक हूँ, थोड़ी देर में इस दीवार से दूर पहुँच जाऊँगा, मतलब मैं गति की अवस्था में हूँ। अगर मैं इस दीवार के सापेक्ष ना हो, है ना, हम मान लेंगे मैं अकेले टहल रहा हूँ, मैं किसी को और को नहीं कह रहा हूँ कि हाँ कोई और वस्तु मेरे आसपास है, ठीक, और मैं कह दूँ गतिमान हूँ, तो ऐसे गति की अवस्था नहीं दर्शाई जा सकती है। किसी न किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सापेक्ष ही हम दर्शाएंगे कि कोई वस्तु गतिमान है या नहीं। जैसे कि हम पृथ्वी को कह दें क्या पृथ्वी गतिमान है, तो हम तो नहीं कह सकते पृथ्वी गतिमान है। क्यों? क्योंकि हम खुद पृथ्वी पर बैठे हुए हैं और जो करते हो हम उसी जगह पर रहे आते हैं। तो हमें कैसे पता, यानी कि 24 आवर में एक राउंड पूरा करती है अर्थ, है ना, और हम उसी स्थान पर बैठे हुए हैं, हमारा स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम कैसे कह दें कि पृथ्वी गतिमान है ना। मतलब हम अपने सापेक्ष पृथ्वी को गतिमान नहीं कह सकते, ठीक। तो हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गतिमान है, चंद्रमा के सापेक्ष गतिमान है ना, चंद्रमा भी पृथ्वी के सापेक्ष गतिमान है, सूर्य के सापेक्ष गतिमान है ना। इस तरह से एक अकेली वस्तु की स्थिर या गति की अवस्था को परिभाषित करना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिर या गति की अवस्था को परिभाषित किया जाता है, और यही है गति की सापेक्षता, ठीक है ना। नॉर्मल वे पर, यानी कि सामान्य तरीके से हम जो गति की सापेक्षता लेते हैं वो एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष लेते हैं, और उस बिंदु को हम क्या कह देते हैं, निर्देश बिंदु कह देते हैं।
उस बिंदु को हम क्या कह देते हैं? निर्देश बिंदु। ठीक है ना। हम एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, सपोज दैट हमें विद्यालय जाना है, तो हम क्या कहेंगे? हम घर से गतिमान हुए विद्यालय के लिए, तो किसके सापेक्ष? घर के सापेक्ष, अपने घर के सापेक्ष या आसपास के घरों के सापेक्ष या उस मार्ग के सापेक्ष हम लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, यानी हम गति की अवस्था में होते हैं और विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो हमारा निर्देश बिंदु क्या हो गया? या तो हम अपने घर को निर्देश बिंदु मान करके चलें, या किस रास्ते के किसी बिंदु को निर्देश बिंदु मान करके चल रहे हैं, है ना। इस तरह से एक निश्चित बिंदु से हम अपनी दूरी प्रदर्शित करते हैं और बताते हैं कि हम उस बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी हम गति की अवस्था में हैं, हम गतिमान हैं और विद्यालय की ओर गतिमान हैं, विद्यालय की ओर जा रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो गया? हमारा एक निर्देश बिंदु हो गया हमारा घर। ठीक है। इस तरह से जब विद्यालय से घर जाएंगे तो हम विद्यालय को निर्देश बिंदु मान करके अपने घर की ओर चल लेते हैं और क्या कहते हैं? हम विद्यालय से इतनी दूर चले आए, विद्यालय से घर आ गए, मतलब हमने क्या दर्शाया कि हम उस विद्यालय को निर्देश बिंदु मान करके चल रहे हैं और उसके सापेक्ष अपनी गति की अवस्था को हम परिभाषित कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गई गति की सापेक्षता में निर्देश बिंदु। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हमें आगे चलना है, हमें थोड़ा सा गति के प्रकार समझना है। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। ठीक है ना। तो हम अगर गतियां देखें, ठीक है ना, तो ये गतियां हमारे पास 3 टाइप की मिलेंगी। पहला तो मिलेगी द्विरेखीय गति, लीनियर मोशन भी कह सकते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो द्विरेखीय गति क्या है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है, कैसे? एक सीधी रेखा में गतिमान होती है, तो हम कह देते हैं कि वस्तु की गति कैसी है? ऋजुरेखीय गति है। जैसे कि हम कुछ ऊंचाई से एक पत्थर गिराएं तो हम देखेंगे वो एकदम सीधे पृथ्वी पर जाएगा, इधर उधर मुड़ करके नहीं जाएगा, है ना। तो उसकी गति कैसी हो गई? ऋजुरेखीय गति हो गई। ट्रेन को देखते हैं बड़ी स्पीड से, बड़ी तेज चाल से आगे की ओर बढ़ती है, तो उसकी गति भी कैसी हमें दिखाई देती है? ऋजुरेखीय गति दिखाई देती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऋजुरेखीय गति हो गई। ठीक। इसके बाद दूसरा आता है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ठीक। वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर कंटिन्यू गति कर रही है तो हम क्या कह देंगे कि उसकी गति कैसी है? वृत्तीय गति है। जैसे कि आप लोगों के घरों में सीलिंग फैन लगे होंगे, पंखे लगे होंगे, उनमें देखते होंगे पंखे की ब्लेड्स कैसी गति करते हैं? वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं। ठीक। साइकिल का पहिया है, गाड़ी का पहिया है, वृत्ताकार गति करता है, राउंड करता है। ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है ना। तो इनकी गति क्या है? वृत्तीय गति है। ठीक। तो यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो उसकी गति कैसी कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है। अब आता है थर्ड नंबर पे दोलन गति, ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है ना। ऑस्किलेटरी मोशन हो जाएगा। दोलन गति। ठीक। तो ये दोलन गति क्या होती है? आप लोगों ने घरों में झूला डाल के झूला होगा, क्या करते हैं? झूला आपको आगे पीछे घुमाता रहता है। ठीक। इसी तरह से आप लोगों के पास घड़ी होगी अगर पेंडुलम वाली, यहाँ पर एक पेंडुलम घूमता रहता है। ठीक। वो पेंडुलम भी क्या करता है? ऐसे 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 मूव करता रहता है ना। ठीक। इसे पेंडुलम कहते हैं, पेंडुलम वाली घड़ी मूव करता रहेगा। ठीक। ऐसी गति अगर कोई वस्तु कर रही है
तो उसकी गति क्या हो जाएगी? दोलन गति हो जाएगी। ठीक, इसमें समझना है थोड़ा सा। इस स्थिति को हम कहते हैं माध्य स्थिति। क्या कहते हैं? माध्य स्थिति कहते हैं। ठीक, और इस स्थिति के इधर उधर बार बार गति करती है ना। तो परिभाषा क्या बनेगी कि यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर बार बार गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। तो इस तरह से ये हो गई आपकी दोलन। ठीक, इसके बाद और सी गतियाँ आती हैं, उनको आगे पढ़ते रहेंगे। अब हमें पढ़ना है इस गति की कंडीशन में ही हमें कुछ राशियां पढ़नी है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। ठीक, गति में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे? अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो पहले हम अदिश राशियां देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश मतलब दिशा रहित, है ना, यानी जिनमें दिशा ना हो। ठीक, तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण यानी संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, दूरी, चाल, है ना। इस तरह से घन, द्रव्यमान हो गया, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, इस तरह से बहुत सी राशियां हो जाएंगी। इनमें से किसी को भी व्यक्त करने के लिए आप लोगों को दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, अगर हमें लंबाई बताना है तो हम बता देंगे कि इस बोर्ड की लंबाई 1 मीटर है या 1.5 मीटर है या 2 मीटर है, हम कह देंगे, परंतु ये नहीं कहेंगे कि 2 मीटर किस दिशा में है। कि बताना पड़ता है? नहीं बताना पड़ता। आप कपड़ा लेने गए, कह दिए 4 मीटर लंबा कपड़ा दे दीजिए। ठीक, क्या आप उससे कहते हैं क्या कि नहीं पश्चिम दिशा में देना या पूरब दिशा में देना? नहीं कहते ना आप। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि कितना लंबा कपड़ा चाहिए, परिमाण यानी संख्यात्मक मान, है ना, केवल ये आपको चाहिए। ये नहीं बताने कि नहीं पूरब की दिशा में नापना है, पश्चिम की दिशा में नापना है ना, दिशा हमें नहीं बतानी होती है। ठीक, तो ये क्या हो गई? इस तरह की राशियां क्या हो गई? अदिश राशियां। ऐसे द्रव्यमान है, मार्केट से कुछ लेने गए, भैया 1 किलो शक्कर दे दो, तो उसे बताओ क्या कि नहीं पश्चिम दिशा में, पूरब दिशा में, या वो बताता है क्या पश्चिम दिशा पूरब दिशा? कोई दिशा नहीं बताता, है ना। इसका मतलब क्या है? कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान भी, समय भी अदिश राशि है। तो ये अदिश राशियां हैं, इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद आती है सदिश राशियां। वेक्टर क्वांटिटीज। तो सदिश राशियां अपोजिट लिख दो, अदिश का अपोजिट सदिश, मतलब क्या हो जाएगा? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। जैसे वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, इस तरह से ये राशियां क्या है? सदिश राशियां हो जाएंगी। जैसे कि वेग, हम कह दिए इस वस्तु का वेग इतना है, तो इतना तो है मगर किस दिशा में है भैया, है ना। वेग इतना है मगर किसी न किसी निश्चित दिशा में तो होगा उसका वेग। हम एक पत्थर फेंकेंगे वो एक निश्चित दिशा में जाएगा ना, कि हम आगे को फेंकेंगे वो पीछे चला जाएगा, नहीं चांस है ना पीछे जाने का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसकी आवश्यकता है?
दिशा की भी आवश्यकता है वेग को व्यक्त करने के लिए। ऐसे ही बल, अब सपोज दैट इस दीवार में बल लगा करके हमें गिराना है तो हम क्या करेंगे, इस दीवार में ऐसे उस दिशा में एक धक्का लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, है ना, ठीक। तो बल एक निश्चित दिशा में लगाया जा रहा है ना, उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप दिशा आ गई। बल हम एक निश्चित दिशा में लगा रहे हैं, है ना, तो उसमें अपने आप एक दिशा आ जाती है, मतलब बल क्या हो गई, एक सदिश राशि हो गई, ठीक। तो इस तरह से ये होती है सदिश राशियाँ। तो अदिश और सदिश राशि आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अदिश और सदिश राशियों में थोड़ा सा अंतर भी होता है। अदिश राशियों को जो व्यक्त करना है, जैसे लंबाई है, लंबाई को सीधे यम से दिखा दिया, द्रव्यमान है सीधे यम से दिखा दिया, ठीक। अब जैसे बल है, बल फोर्स यफ केवल यफ से नहीं दिखाएंगे, इसके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं, तीर का चिन्ह। तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हम करते क्या है, उस राशि के संकेत के ऊपर एक तीर का चिन्ह लगा देते हैं, और तीर का चिन्ह यह बताता है कि यह कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है ना। तो इस तरह से अदिश और सदिश राशियों में अंतर आप लोगों ने समझ लिया, ठीक। अब फिर से गति की ओर लौटेंगे, और गति में कुछ चीजें हमें पढ़नी है, उनको समझना है। गति में ही दो बातें होती हैं, एक तो चली गई दूरी होती है और दूसरा होता है विस्थापन, ठीक। दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो दूरी क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कह देते हैं, दूरी। ये स्थान ए से स्थान बी तक कोई वस्तु ऐसे जा रही है तो इसकी पूरी लंबाई, इस मार्ग की पूरी लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, ठीक है ना। दूरी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। मैंने बताया था भौतिक राशियों में मात्रक बहुत जरूरी है, हर एक भौतिक राशि का मात्रक होता है और मात्रक आप लोगों को लिखना पड़ेगा, व्यक्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई दूरी, ठीक। दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन, सपोज दैट ये स्थान ए है और यहाँ स्थान बी है, कोई व्यक्ति इस स्थान से इस स्थान तक जा रहा है, तो मान लिया वो ऐसे चला गया, या ऐसे सीधे भी जा सकता है, या ऐसे घूम करके ऐसे पहुंच सकता है, उसके पास 3 मार्ग हैं, ठीक। और ज्यादा मार्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लंबाई अगर ले रहे हैं तो क्या है, ये दूरी है। ये लंबाई अगर ले रहे हैं तो ये क्या है, दूरी है। लेकिन ये सीधी लंबाई, सबसे छोटी लंबाई अगर ली जा रही है तो इसको कहेंगे विस्थापन। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सही कर दें, निर्देश बिंदु, मैंने बताया ना कि निर्देश बिंदु, उस के सापेक्ष निर्देश बिंदुओं को लेकर के अगर हम दर्शा दें तो हम क्या कहेंगे कि किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को हम विस्थापन कह देते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक भी मैंने क्या बताया, मीटर। दोनों राशियां एक तरह की लंबाई है, दूरी भी एक तरह की लंबाई है, विस्थापन भी क्या है, लंबाई ही है। तो ये दोनों क्या है, इनके मात्रक मीटर ही होंगे, परंतु एक अदिश राशि है, दूसरी सदिश राशि है, ठीक। दूरी कभी भी शून्य या दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य हो सकती है। मान लिया कि हम जहाँ पर वहीं खड़े, कहीं नहीं जा रहे, तो हमारी दूरी चली गई, दूरी कितनी है, शून्य है। विस्थापन भी शून्य हो सकता है, ठीक। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, सदैव धनात्मक रहेगी, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। अगर निर्देश बिंदु लेंगे तभी विस्थापन होगा, और निर्देश बिंदु लेंगे तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने दूरी और विस्थापन का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा
गतियों की ओर चलना है। अब हमें गतियों में पढ़ना है थोड़ा सा, एक समान गति और असमान गति। ठीक, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरियां तय करे। क्या हो? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरियां तय करे। सपोज दैट पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय किया, अगले 1 घंटे में फिर से 40 किलोमीटर की दूरी तय करे, है ना। इस तरह से अगर समान समयांतराल में समान दूरियां तय कर रही है कोई गतिमान वस्तु, तो हम क्या कहेंगे कि वह वस्तु एक समान गति की अवस्था में है। ठीक है ना। तो ये एक समान गति हो गई। इसके बाद आता है असमान गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। ठीक, तो असमान गति क्या हो जाएगी? इसी का अपोजिट। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, तो हम क्या कह देंगे? उसकी गति कैसी है? असमान गति है। सपोज दैट, यानी कि मान लीजिए 1 घंटे में, पहले घंटे में कोई वस्तु 40 किलोमीटर गई, दूसरे घंटे में वो 30 किलोमीटर जाती है, अगले घंटे में वो 50 किलोमीटर जाती है ना। तो हम देख रहे हैं 1 घंटे में 40, फिर 1 घंटे में 30, फिर 1 घंटे में 50, अलग अलग दूरियां, है ना। तो ऐसी गति क्या हो जाएगी? असमान गति हो जाएगी। ठीक, तो एक समान गति और असमान गति समझ में आ गई आप लोगों को। अब हमें पढ़ना है चाल। चाल यानी स्पीड। स्पीड, चाल। चाल क्या है समझना है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, या इसी को थोड़ा छोटा कर दें तो हम कह देंगे एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा? चली गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में लगा समय। हम साइड में क्या लिख देते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, और चाल का मात्रक क्या बनेगा? मैंने आपको बताया था मात्रक कैसे बनाना है, पहले वीडियो में बताया था। चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। मीटर प्रति सेकंड पढ़ेंगे इसको, या इसी को हम क्या कह देंगे? मीटर इनटू सेकंड की घात ऋण 1 लगा देना है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये हो गई चाल। ठीक है ना। चाल एक अदिश राशि है और चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, अब चाल में ही थोड़ा सा कुछ चीजें और होती हैं। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, है ना, इस तरह से होती हैं। एक समान चाल वही परिभाषा हो जाएगी जैसे एक समान गति की मैंने बताया कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। ठीक, असमान चाल में वही चीज हो जाएगी। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी चाल असमान चाल या परिवर्ती चाल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद औसत चाल। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अर्थात वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी
तथा कुल दूरी को तय करने में लगे समय को के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक है ना। सपोज दैट हम थोड़ा सा यहाँ औसत चाल के लिए फार्मूला बनाएंगे। औसत चाल एवरेज स्पीड, मानिए कोई वस्तु है समय t1 में s1 दूरी जाती है, समय t2 में s2 दूरी जाती है, ये समय है और इधर हम दूरी ले रहे हैं। ठीक है। समय t3 में s3 दूरी जाती है, इस तरह से n so n, तो वस्तु की औसत चाल जो होगी, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 प्लस n so n बटे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस n so n। इस तरह से ये हो जाएगी वस्तु की औसत चाल। ठीक है ना। तो चाल भी आप लोगों ने समझ लिया। अब हमें समझना है वेग, वेलोसिटी। वेग क्या है? बिल्कुल चाल की तरह परिभाषा होगी वेग की भी। चाल में हमने दूरी लिया है और वेग में हम विस्थापन लेंगे। ठीक, ध्यान देना है। यहाँ थोड़ा सा अंतर भी है। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। क्लियर? ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहेंगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। यानी वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक। वेग को v से दिखाएंगे। वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट t, समय t, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। विस्थापन को d से भी दिखा सकते हो। अगर d से नहीं दिखाया तो कुछ लोगों ने हो सकता है वेक्टर s से भी दिखा दिया। ठीक। दूरी को स्मॉल s से दिखा दिया और विस्थापन को वेक्टर s से, यानी s के ऊपर क्या करेंगे, एक तीर का चिन्ह लगा देंगे। और वेग का मात्रक भी क्या बनेगा, वेग का मात्रक। विस्थापन लंबाई एक तरह से, मात्रक मीटर बटे समयांतराल, समय का मात्रक सेकंड, या इसी को मैंने पीछे क्या बताया, मीटर इंटू सेकंड की घात ऋण 1 लगा सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से चाल और वेग हो गया। ठीक। तो अभी आज आप लोगों को इतना ही रखता हूं मैं। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये पार्ट 1 है। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को त्वरण और उससे आगे की चीजें बताऊंगा। क्या बताऊंगा, त्वरण, एक्सीलरेशन और उससे आगे की चीजें मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इतना तैयार करिए। अगला वीडियो मेरा कल आ जाएगा और आप लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है। 2-3 दिन में ये चैप्टर समाप्त होगा। ठीक। और आप लोगों की परीक्षा में केवल इसी चैप्टर से आएगा, पहले चैप्टर से। ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। वीडियो में ही मैंने बता दिया कि केवल इसी गति वाले चैप्टर से ही आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग तैयार हो जाइए।